लड़की से लव मैरिज की है। इसके पहनावे और गहने देखकर तो लगता है कि इसके पास बहुत पैसे हैं। हाँ बहू रानी, घर के अंदर आओ। जी माँ जी। अगले दिन सुबह इशिता रसोई में खाना बना रही थी, वहीं कनिष्का भी खड़ी होती है। तभी वहां पर लाजवंती आती है। और बहू क्या बन रहा है खाने में? माँ जी दाल मखनी, चावल, रोटी, मिक्स वेज बना रही हूँ। तू चुप कर, तुझसे थोड़ी पूछ रही हूँ, मैं तो अपनी लव मैरिज करके आई बहू से पूछ रही हूँ। सॉरी मम्मी जी, पर मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। कोई बात नहीं बहू, तेरी जेठानी है ना, वो बना लेगी। अब कुछ देर बाद इशिता सबका खाना परोसती है। खाना तो बड़ी भाभी के हाथ का लग रहा है। कनिष्का, तुमने कुछ नहीं बनाया क्या? मुझे भी लगा था कि नई बहू के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। वो अरे खबरदार, मेरी लव मैरिज वाली बहू को कोई कुछ नहीं कहेगा। इसी तरह कनिष्का की शादी को 1 महीना गुजरता है और फिर हितेश और मुरारी को ऑफिस में उन्हें समर वेकेशन की छुट्टियां मिलती हैं। दोनों ही भाई ये बात अपनी पत्नियों से कहते हैं। कनिष्का, मुझे समर वेकेशन का ऑफ मिल गया है ऑफिस से। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ना कहीं चलते, वैसे भी हनीमून पर भी हम कहीं नहीं गए हैं। कह तो तुम सही रही हो। अच्छा बताओ, फिर तुम्हें कहाँ चलना है? मुझे तो मलेशिया जाना है, वो भी एयर टिकट से, फर्स्ट विंडो सीट पर बैठ के, और फिर समर वेकेशन की ढेर सारी शॉपिंग करनी है। ठीक है, फिर मैं अभी मलेशिया की 2 एयर टिकट बुक कर देता हूँ। दूसरी तरफ इशिता अपने पति मुरारी से, सुनिए जी, इस बार हम समर वेकेशन पर कहीं घूमने चले। कहाँ जाओगी? वैसे भी इस महीने ज्यादा सेविंग्स नहीं हो पाई हैं। अरे मुझे कौन सा किसी महंगी जगह पर घूमना है, मुझे तो बस अपने गांव जाना था। उसकी टिकट इतनी भी महंगी नहीं होती, आप ट्रेन की जनरल टिकट करवा दीजिए। अच्छा, गांव जाना था, ठीक है, इतना तो हो जाएगा। मैं हम दोनों की टिकट बुक कर लेता हूँ। अगले दिन सुबह, क्या बात है, दोनों बहू बहुत खुश लग रही हो आज। वो माँ जी, मैं हितेश के साथ समर वेकेशन पर मलेशिया जा रही हूँ, हमारी एयर टिकट भी बुक हो गई है। हर बड़ी बहू, तू कहाँ जा रही है? माँ जी, हम गांव जा रहे हैं और वो भी ट्रेन से। क्या आप गांव जा रही हैं जेठानी जी, वो भी ट्रेन से? सो चीप। तो क्या हो गया देवरानी जी, ट्रेन में इंसान नहीं बैठते क्या? छोड़ना बहू, तू क्या इससे पूछती है, ये वैसे भी गरीब है, इसके लिए ट्रेन ही ठीक है। तू ये बता, तूने अपनी समर वेकेशन की शॉपिंग कर ली? अगर नहीं की तो मेरे पास कई सुंदर साड़ियां हैं, बोल तो निकाल दूं। क्या साड़ियां? नहीं नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं, मैं समर वेकेशन साड़ियां नहीं, शॉर्ट्स लूंगी और उसके मैच का फुटवेयर, ज्वेलरी भी। माँ जी, अगर देवरानी जी साड़ियाँ नहीं ले रही हैं तो आप मुझे दे दीजिए, मेरे पास वैसे भी पैसे कम है शॉपिंग करने के लिए। नहीं नहीं, वो साड़ियाँ बहुत महंगी, इसलिए मैं अपनी लव मैरिज वाली बहू को दे रही थी। तू इतनी महंगी साड़ी लेकर क्या करेगी? तू फेरी ठेले से कोई सस्ती साड़ी खरीद लियो। ठीक है माँ जी। अगले दिन कनिष्का हितेश के साथ बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में जाती है। ये देखो हितेश, ये ड्रेस कैसी लग रही है मेरे ऊपर? बहुत खूबसूरत लग रही हो। सच में? रुको, मैं दूसरी ड्रेस ट्राई करके आती हूँ। कनिष्का चेंजिंग रूम से कपड़े चेंज करके आती है। अब बताओ, ये कैसी लग रही है? इसमें तो बहुत सेक्सी लग रही हो कनिष्का तुम। अब जहाँ कनिष्का समर वेकेशन की शॉपिंग मॉल से कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी जेठानी फेरी वाले से साड़ी खरीदते हुए। भैया जी, ये साड़ी कितने रुपए की है? दीदी, ये सभी साड़ियाँ 400 रुपए से 500 रुपए रेट की हैं। हे भगवान, ये तो बहुत महंगी है। एक काम करती हूँ, 1 से 2 साड़ी खरीद लेती हूँ, बाकी सूट का कपड़ा खरीद कर उन्हें खुद सिल लूंगी। ठीक है भैया, ये 2 साड़ियाँ पैक कर दीजिए। वहीं दूसरी तरफ कनिष्का एक फुटवेयर के शॉप पर हील्स लेती हुई। हितेश, ये देखो, ये हील्स मैंने जो पहना हुआ है, ये कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है, और ये तो तुम्हारे हर ड्रेस पर मैच भी हो जाएगा। ठीक है, फिर तो भैया आप इसे पैक कर दीजिए। ओके मैडम। वहीं दूसरी तरफ कनिष्का की जेठानी एक ठेले पर से रिलैक्सो की चप्पल हाथ में लेकर, मैंने सुना है कि रिलैक्सो की चप्पल बहुत मजबूत और टिकाऊ होती है, लंबा सफर है इसलिए यही सस्ता और टिकाऊ चप्पल खरीद लेती हूँ। कुछ देर बाद दोनों देवरानी जेठानी शॉपिंग करके घर आती है और कनिष्का के हाथ में महंगे महंगे शॉपिंग मॉल के पॉली बैग होते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसकी जेठानी के हाथ में सस्ती पन्नियों के थैले होते हैं। अरे वाह बहू, तूने तो लगता है ढेर सारी शॉपिंग की अपने समर वेकेशन की। और इशिता, तूने क्या क्या शॉपिंग करी? ज्यादा कुछ नहीं माँ जी, ये 2 साड़ियाँ ली हैं और ये रिलैक्सो की चप्पल और कुछ कपड़े लिए हैं जिन्हें सिलाई मशीन से मैं खुद सिल लूंगी। आपने तो बहुत हल्की शॉपिंग की है जेठानी जी। इसके पास पैसे नहीं होंगे तो खरीदेगी कहाँ से, और वैसे भी मुझे इसका सामान कुछ खास नहीं लगा, मुझे तो मेरी लव मैरिज वाली बहू का ही सामान अच्छा लगा। थैंक यू माँ जी। इतना भी बुरा सामान नहीं खरीदा है इशिता बहू ने। अपनी जेब के हिसाब से सामान खरीदना कोई गलत बात नहीं। बहू, तूने जो भी खरीदा है वो बहुत अच्छा है। जा, इन्हें अपने कमरे में ले जा। इसी तरह अगले दिन इशिता सिलाई मशीन पर अपनी साड़ियों के ब्लाउज और कुछ सूट सिल रही थी। ब्लाउज तो सी लिया है, बस ये 2-3 सूट और फिर उसके बाद मेरे समर वेकेशंस की शॉपिंग पूरी हो जाएगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इशिता, पैसे ना होने की वजह से तुम अच्छी तरीके से शॉपिंग भी नहीं कर पा रही हो समर वेकेशन की,
और हाथ से तुम्हें कपड़े सिलने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, अब सिलाई आती है तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। दूसरी तरफ कनिष्का डिलीवरी बॉय से प्रोडक्ट लेकर घर में आ रही होती है। अभी तक पार्सल आ रहे हैं घर में? क्यों बहू, अभी तक समर वेकेशन की शॉपिंग खत्म नहीं हुई क्या? माँ जी सारी शॉपिंग हो गई, बस कुछ चीजें रह गई थी तो वो मैंने रात में ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। बस पैकिंग करनी है, फिर सुबह निकल जाएंगे। अगले दिन इशिता ट्रेन में बैठकर अपने गांव के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ कनिष्का एरोप्लेन से मलेशिया के लिए निकल जाती है। दोनों ही देवरानी जेठानी समर वेकेशन पर अपनी मनपसंद जगह पर पहुंच जाते हैं। इशिता गाँव में अपनी माँ से मिलती है। हाँ गए दामाद जी, ये देखिए मैंने आप दोनों के लिए गाछी से कितने सारे आम और तरबूज तोड़ कर रखे हैं। आम तो बहुत ज्यादा रसीले लग रहे हैं माँ जी, मेरे मुंह से भी पानी आ रहा है। हाँ माँ, सच में मैं गांव के आम और तरबूज बहुत मिस कर रही थी। इशिता हाथ मुंह धोकर आम और तरबूज खाती है। माँ मजा आ गया रस भरे आम और मीठे तरबूज खाकर। जहाँ इशिता गांव के मीठे मीठे फल का आनंद ले रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी देवरानी मलेशिया में पहाड़ों और वादियों के बीच गर्मा गर्म मैगी खाते हुए। ओहो हो हितेश, कितना मजा आ रहा है मलेशिया की इन ठंडी वादियों और पहाड़ों के बीच गर्मा गर्म मैगी खाने में। तुम मेरी एक पिक्चर क्लिक करो ना इन पहाड़ों के पास। हाँ क्यों नहीं। हितेश पिक्चर लेते हुए। थोड़ा सा लेफ्ट हो जाओ, थोड़ा सा स्माइल। हाँ हाँ, ये हुई ना शानदार पिक्चर क्लिक। दूसरी तरफ इशिता गांव की नदी में पैरों को डुबोए बैठी हुई थी। कितनी खूबसूरत नदी है इस गांव में और कितनी ठंडी हवा चल रही, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ तो। असली मजा तो गांव में ही आता है, सही कहा था तुमने। दोनों ही देवरानी जेठानी समर वेकेशन एंजॉय कर रही थी। कनिष्का मलेशिया में शॉपिंग करती हुई। कनिष्का यार, कितनी शॉपिंग करोगी? समर वेकेशन पर आने से पहले भी तुमने इतनी शॉपिंग की थी। अब मेरी जेब पूरी खाली हो चुकी है, मेरे पास पैसे नहीं है, घर भी जाना है। ठीक है बाबा, बस ये लास्ट है। दूसरी तरफ इशिता भी अपने गांव से कई तरह के सामान खरीदती है। कुछ दिनों बाद दोनों जेठानी देवरानी अपना वेकेशन खत्म करके घर लौटती है। कनिष्का के हाथ में 2 सूटकेस होते। लाजवंती को लगता है कि सूटकेस में उसके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर होगा, इसीलिए वह खुशी खुशी सूटकेस को छूती है। तभी कनिष्का लाजवंती को धक्का देते हुए कहती है, 1 मिनट, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सूटकेस को छूने की? दूर हटिए, इसमें आपके लायक कुछ सामान नहीं है। ये दोनों सूटकेस में मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेंसिव चीज है और इन्हें मैं अपने कमरे में ही खोलूंगी। दूर हटिए। अरे कैसे बोल रही हो? हितेश इतना कह ही रहा होता है कि तब तक कनिष्का अपने दोनों सूटकेस लेकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद इशिता अपने थैले में से सामान निकालते हुए कहती है, ये देखिए माँ जी, मैंने आपके लिए गर्मी में पहनने वाली प्योर कॉटन की साड़ियां लेकर आई हूँ। और ये देखिए, ये सोने का हार और ये सोने की चूड़ियां भी। गांव में सोना बहुत सस्ता था तो मैंने ये ले लिया आपके लिए। हाँ माँ, ये सब कुछ इशिता की पसंद का है। और आपको पता है, इसने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया है, सब कुछ आपके और पिताजी के लिए लिया है। हम सब जानते हैं कि लाजवंती लव मैरिज वाली बहू को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी, लेकिन आज उसका ये बर्ताव देखकर लाजवंती का दिल टूट गया था। वहीं इशिता का लाया हुआ सामान और उसके अंदर अपनी सास के प्रति इतना प्यार देखकर लाजवंती को अपनी गलती का एहसास होता है। बहू, तू मेरे बारे में इतना सोचती है? मैं तो तुझे बहुत बुरा भला कहती थी, तुझे कभी प्यार भी नहीं किया और जिसे प्यार किया उसने तो मेरी कदर ही नहीं की। मुझे माफ कर दे बहू। नहीं माँ जी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझसे माफी मत मांगिए। इस दिन के बाद से लाजवंती के मन में इशिता के प्रति जो भेदभाव था वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। घमंडी पल्लवी सोफे पर बैठी थी जबकि गरीब लक्ष्मी जमीन पर बैठकर उसका पेडिक्योर कर रही थी। कितना मजा आ रहा है इसी की ठंडी हवा खाने में। ओ मेरी गरीब बहन जी, तेरे हाथों में दम नहीं है क्या? अच्छे से मेरा पेडिक्योर कर, मैल उतरना चाहिए। जी दीदी। तभी हाथों में मिठाई का डब्बा लिए हरिकिशन आता है। उर्मिला जी, कौशल्या भाभी, कहाँ हैं आप? ओह नो, अगर पापा ने मुझे इससे पेडिक्योर कराते देख लिया तो राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे। अरे ओ बहन जी, दफा हो मेरे पास से। अरे भाग्यवान, जल्दी से आ भी जाओ। हाँ जी, आ गई। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं जी। मतलब कि हमारी पल्लवी लड़के वालों को पसंद आ गई। लाखों में एक है मेरी बेटी। हाँ जी, एक और बड़ी खुशखबरी है। दरअसल लड़के वाला 2 भाई है। मैं पल्लवी के संग संग लक्ष्मी की तस्वीर भी लेकर आया था और देखो, भगवान की दया से लक्ष्मी दशरथ जी को जच गई है। एक ही मंडप में दोनों बेटियों का कन्यादान कर दूंगा। एक परिवार में अपनी चचेरी बहन का रिश्ता लगने से पल्लवी चिढ़ जाती है। डैडी, दिस इज नॉट फेयर। अरे सारी जिंदगी आपने इनका खर्च उठाया, खिलाया पिलाया, ये क्या कम था जो आप इसको मेरे ससुराल तक पीछे पीछे लगा रहे हैं? आप इसकी ही शादी करवा दीजिए। घमंड दिखाकर पल्लवी कमरे में आ जाती है। हे भगवान, ये लड़की भी ना बिल्कुल बैल बुद्धि है। इतना अच्छा खासा दौलतमंद रिश्ता ठुकरा रही है।
अभी आप चिंता मत कीजिए, मैं समझाती हूँ जाकर उसे। उर्मिला पल्लवी के पीछे कमरे में आती है। मम्मी प्लीज, अगर आप अपनी बातों से मेरा माइंड वॉश करने आई हैं तो चली जाइए, क्योंकि अपनी चचेरी बहन को मैं रास्ते का कांटा नहीं बनने दूंगी। पल्लवी बेटी, एक बार गुस्सा थूक कर ठंडे दिमाग से सोच, अगर ये तेरी देवरानी बनकर तेरे ससुराल जाएगी तो तुझे फ्री फंड की नौकरानी मिल जाएगी। पल्लवी खुशी खुशी राजी हो जाती है। एक तरफ शादी की तैयारी हो रही थी, वहीं उर्मिला लड़ते हुए, अजी अगर तुम्हारी भतीजी को 4 जेवर नहीं चढ़ेंगे तो शादी में भूचाल नहीं आ जाएगा। तुम्हारे भाई के जाने के बाद सारी जिंदगी इन दोनों माँ बेटी का भार उतार दिया, इतना बहुत है। दहेज, रुपया, पैसा, जेवर देने की कोई जरूरत नहीं है। सारा दहेज हमारी पल्लवी को दिया जाएगा ताकि मेरी बेटी का दर्जा उसके ससुराल में सदा ऊंचा रहे। उर्मिला की ये बातें दरवाजे के बाहर खड़ी कौशल्या सुन लेती है और भराई आंखों से अंदर आती है। भाई साहब, आप मेरी लक्ष्मी का कन्यादान कर रहे हैं, इतना काफी है। बाकी मैंने गांव में खेत की बुआई की हुई है, उसकी कटनी करके दहेज की व्यवस्था मैं देख लूंगी, जो बन पड़ेगा। अभी तो शादी में समय है, मैं कटनी करके लौट आती हूँ। कौशल्या अगले दिन लक्ष्मी को लेकर गांव जाकर फसल की कटनी समाप्त करती है और कुछ साड़ियां खरीदती है। वहीं मिट्टी के बर्तन, मटका, घास का बिस्तरा देकर विदाई करती है, जबकि पल्लवी खूब सारा फर्नीचर का सामान दहेज में लेकर आती है। पड़ोसन शांता प्रशंसा करती है। क्या बात है सुषमा देवी, तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, दहेज तो खूब मिला है समधी आने से। तभी सुषमा पल्लवी के दहेज को देखकर लक्ष्मी को ताना कसते हुए, अरे शांता बहन, केवल मेरी पल्लवी बहू सही ढंग का दहेज लाई है, मगर दूसरी वाली के माँ तो मिट्टी के बर्तन चढ़ाई हैं। वरना तुम्हें तो पता है, तिवारी जी तो मेरे राम को अपने घर का दामाद बनाना चाहते थे और लाखों रुपए का दहेज देने को भी तैयार थे। ससुराल में बहू का दर्जा तो दहेज देख कर दिया जाता है। आओ मेरी प्यारी पल्लवी बहू। नक्चड़ी सुषमा लक्ष्मी को नजरअंदाज करके पल्लवी की आरती करती है। माँ, आप लक्ष्मी का स्वागत करवाना भूल गई। सुषमा, ससुराल में बहू का दर्जा लक्ष्मी का होता है। दोनों बहू में ऐसा भेदभाव करना तुमको शोभा नहीं देता। अजी तुम तो मुझे मत ही सिखाओ, तुम्हें ही ज्यादा भलाई करने की सूझी थी। बिन बाप की बेटी को अच्छा ससुराल मिलना चाहिए। सुषमा मुंह मोड़कर चली जाती, तभी उर्मिला फोन खड़काती है। क्या कर रही है मेरी लाडली बेटी? बस अभी अभी कमरे में आई हूँ माँ। तेरा कमरा तो फर्स्ट क्लास का होगा। कुछ खास नहीं, ठीक ठाक है माँ, मगर पलंग पसंद नहीं आया। ड्रेसिंग टेबल भी ओल्ड जमाने का है और एसी भी 3rd क्लास लगा है। अच्छा ऐसा क्या? बेटी तू अपने दहेज का सारा सामान अपने कमरे में सेट कर ले। कैसे कैसे तो तेरे पिताजी से लड़ झगड़ कर मैंने तेरे लिए दहेज का एक सामान इकट्ठा किया था। कोई और राज करे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे पल्लवी बहू, किससे बातें कर रही हो? समदन जी हैं क्या? नहीं तो मम्मी जी, वो मेरी दूर की सहेली थी, बधाई देने के लिए कॉल आया था। माँ जी, मैं सोच रही थी अपने दहेज का सारा सामान अपने बेडरूम में शिफ्ट करवा लूं तो बढ़िया लगेगा, सब कुछ नया नया। ये सुनते ही सास की शक्ल बन जाती है। हाँ क्यों नहीं बहू, तेरे इस्तेमाल के लिए मिला है सामान, लगवा लेना। बाकी मैंने एकदम नरम मुलायम रुई के गद्दे डलवाए हैं, इस पर सोकर तुमको बहुत ठंडक मिलेगी, गर्मी का एहसास भी नहीं होगा। ओह सो स्वीट सासू माँ। वहीं लक्ष्मी पसीने में भीगी सास से बिस्तर मांगने आती है। माँ जी, मेरे कमरे में पलंग तो है ही नहीं और बिछौना भी नहीं है। पलंग पर सोने के लिए दहेज में पलंग लाना भी पड़ता है। जो स्टैंडर्ड घास की चटाई लाई है ना पीहर से, उसी पर सो। जी माँ जी। ऐसा सलूक कोई दुश्मनों के साथ भी नहीं करता, जैसा माँ मेरी लक्ष्मी के साथ कर रही थी। इसी प्रकार अगला दिन शुरू होता है। तड़के सुबह पल्लवी का फोन बजता है। कितनी मस्त नींद आई थी, पता नहीं कौन मिस कॉल मार रहा है। हेलो पल्लवी, जल्दी से जाग जा। क्या माँ, आपने सुबह सुबह फोन खड़का दिया, सोने दो मुझे। अरे बेटिया, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। आज तेरी पहली रसोई है, अगर तुझे ससुराल में अपना दर्जा ऊंचा रखना है ना तो अभी मौका है। पल्लवी नहा धोकर रसोई में आ जाती है, जहां लक्ष्मी सारे काम निपटा चुकी थी। सुप्रभात दीदी, मैंने साफ सफाई सब कुछ कर दिया है। हाँ तो ज्यादा बनकर मत दिखाओ, कोई पहाड़ नहीं तोड़ा, और अपना मुंह बंद रखना। सास के किचन में आते पल्लवी पैर छूकर प्रणाम करती है। प्रणाम माँ जी, मैंने सारी साफ सफाई पूजा पाठ भी कर लिया है। सच में? पुरखे सही बोल गए, घर में बहू आने से लक्ष्मी भी आ जाती है, तभी तो तेरा दर्जा बड़ा है। तुझे जो ठीक लगे बनाकर खिला दे। माँ जी, मैं क्या बनाऊं? तू तो मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर में बहू बनकर आई है, इसलिए मुझसे मत पूछ क्या पकाना है। और इस रसोई में केवल मेरी पल्लवी बहू खाना पकाएगी। तू अपने जो मिट्टी के बर्तन लाई है उसमें पका खाना, इस किचन में तेरी औकात नहीं।
ये सुनकर लक्ष्मी का दिल टूट जाता है। वह बिना कोई शिकवा जताए कड़ी धूप में अंगीठी पर खाना बनाती है। वहीं पल्लवी उससे चिढ़ती है। हाँ, जितने ये चूल्हा फूंक फूंक कर एक सब्जी तैयार करेगी, इतने में तो मैं फटाफट से सारा खाना बनाकर खिला दूंगी। तभी गैस तेज होने के चलते खाना जल जाता है और पल्लवी सबको होटल का खाना मंगवा कर खिलाती है। वाह बहू, गर्मी में ठंडे पकवान का कोई जवाब नहीं है। तुम तो अन्नपूर्णा हो साक्षात। सच में लक्ष्मी, तुमने ये आम पन्ना, शिकंजी, सलाद बहुत बढ़िया बनाया है और खीर पूरी सब्जी भी बहुत लजीज है। धन्यवाद भैया जी। तरफदारी सुनकर पल्लवी जलकर खाक हो जाती है। अब हर दम लक्ष्मी के खिलाफ सास को भड़काती है और अपने पक्ष में रखने के लिए बाहर का खाना खिलाती, शॉपिंग करवाती। फिर एक दिन OMG, ये वन पीस कितना प्यारा आया है। बाकी के ड्रेसेस भी ट्राई करके देख लेती हूँ। तभी कमरे में सुषमा आ जाती है। अरे बहू, तूने अपने लिए कपड़े मंगाया है, मेरे लिए 2-4 कॉटन की साड़ी मंगवा लेती। इस पर पल्लवी सास को बड़े घमंड से झाड़ देती है। मम्मी जी, मेरे पास पैसों का पेड़ नहीं लगा कि आपके लिए खर्च करती रहूं, और प्लीज दोपहर के टाइम मेरे कमरे में मत आया कीजिए। आई एम वेरी टायर्ड, मुझे आराम करना है। अच्छा ठीक है बहू, तू आराम कर ले। उतरा हुआ मुंह लेकर सुषमा कमरे से चली जाती है। फिर एक सुबह, मम्मी जी, देवर जी तो महीने का 10,000 रुपए देते हैं, इतने में 3 टाइम का खाना, फल फ्रूट सब कुछ खाते हैं। ज्यादा खर्चा तो मेरे पति का लगता है। इन्हें कह दीजिए अपना खाना पीना अलग कर लेंगे। बड़ी बहू, ये सारे फैसले करने के लिए अभी इस घर का मुखिया जिंदा है और इस घर में 2 जगह चूल्हा नहीं जलेगा, समझ गई? अजी, मैं पल्लवी बहू के फैसले से सहमत हूँ। राम लक्ष्मी, तुम अपना अलग देख लो खाने का जुगाड़। अपने छोटे वाले बेटे के साथ रहकर सूखी रोटी खाने से अच्छा मैं बड़े वाले के साथ रहकर घी में चुपड़ी रोटी और मटर पनीर खाने को मिलेगा। दोनों कच्चे कोठरी में गुजारा करने लगते हैं। गरीब बहू अंगीठी पर मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाती, वहीं पल्लवी पैर पसार कर पड़ी थी। पल्लवी बहू, शाम हो गई, अभी तक तुमने खाना बनाना चालू नहीं किया। तुम्हारे ससुर जी को दवाई खाना होता है। माँ जी, मैं खाना बनाऊंगी तो आप क्या अचार डालने के लिए हैं? मतलब मैं कुछ समझी नहीं बहू। मतलब साफ है मम्मी जी, मेरा पति कमाए और मैं आप दोनों को बना कर खिलाऊं? नेवो मम्मी जी। चल कोई नहीं, मैं बना लूंगी। सुषमा उतरा हुआ मुंह लेकर गर्मी में खाना पकाती है। बिस्तर पर चाय पहुंचाना, परोस कर खाना देना सुषमा का जिम्मा बन गया था। धीरे धीरे उसकी सेहत खराब होने लगती है। ओहो, बड़ी गर्मी है। इस गैस फैन के चलने के बावजूद भी गर्मी पास नहीं हो रही। एसी चालू कर लेती हूँ। तभी एसी चलाते ही पल्लवी आकर बंद करते हुए, माँ जी, एसी चलाकर खाना कौन बनाता है? देखिए, गैस और बिजली का बिल दोनों बर्बाद हो रहा है। बहू, बहुत गर्मी लग रही थी तो थोड़ी देर के लिए चला लिया। मम्मी जी, बिजली का बिल ससुर जी नहीं भरते, तो इसलिए थोड़ा लिमिट से खर्चा कीजिए। एसी का रिमोट लेकर पल्लवी रसोई से चली जाती है। सुषमा फूट फूट कर रोती है। धीरे धीरे गर्मी में खाना बनाने से उसकी हालत खराब हो जाती है। पल्लवी बहू, डॉक्टर को बुला दे जरा। लो, एक तो इनके खाने पीने का खर्चा उठाओ और सुई दवाई भी करवाओ। मेरे पति के पैसे खर्च करवाने पर तुले रहते हैं। मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ, प्लीज आप ये मेलोड्रामा बंद कीजिए। पत्थर दिल पल्लवी बीमार सास पर बिल्कुल मुंह नहीं खाती और चली जाती है। लाचार होकर ससुर लक्ष्मी को बुला ले आता है। माँ जी, आप देखना, अभी आपका बुखार उतर जाएगा। लक्ष्मी ठंडे पानी की पट्टी कर रही होती है। तभी संजय डॉक्टर को ले आता है। आइए डॉक्टर साहब, ये रही मेरी माँ। डॉक्टर सुषमा को इंजेक्शन लगाते हैं। देखिए, इन्हें काफी कमजोरी है। लगता है बुढ़ापे की उम्र में इन्होंने जरूरत से ज्यादा काम किया है। इन्हें देखभाल की जरूरत है। लक्ष्मी सुषमा की दिन रात सेवा पानी करती है। उसे खाना खिलाती है, मालिश करती, बाल बनाती और रात भर उसके पैरों के पास ही रहती है, जिससे सुषमा की आंखें खुल जाती हैं और वो भली चंगी हो जाती है। संजय, देखो मम्मी जी बिल्कुल ठीक हो गई हैं। खबरदार जो मुझे मम्मी जी बोला, ये अधिकार तू खो चुकी है बहू। लक्ष्मी बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे हरदम दुत्कारा और जिसे मैंने बहू का दर्जा देकर सरमाते पर बिठाया, वो मन की मैली निकली। आज से कभी तू मेरे चित्त पर नहीं चढ़ेगी पल्लवी बहू। मेरी केवल एक ही बहू है, लक्ष्मी बहू। आखिर में लक्ष्मी के तपस्या का फल उसको मिलता है और मान सम्मान